चंद्रगुप्त मौर्य, उसका साम्राज्य, उसके सक्सेसर और उसके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ब्लैक किड एजुकेशन डिफेंस की परीक्षाओं की तैयारी के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म, जहां आपको मिलता है हमारे सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञों द्वारा एक सही मार्गदर्शन, जो आपको डिफेंस से संबंधित परीक्षा जैसे कि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, पुलिस और अन्य कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं के लिए प्रशिक्षित करता है। हेलो गाइस, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का। आज के सेशन में एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। नाम है मौर्य वंश। चंद्रगुप्त मौर्य, उसका साम्राज्य, उसके सक्सेसर और उसके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा पॉइंट, मौर्य वंश के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है। तो सबसे पहले हमें यहाँ के स्रोत के बारे में या इसके सोर्स के बारे में हमें जानना पड़ेगा कि क्या क्या सोर्सेज हैं। ठीक है, सबसे पहले सोर्सेज के बारे में जानेंगे कि कौन कौन से सोर्स हैं जिनसे हमें इनके बारे में जानकारी मिलती है। तो देखिए, दो भागों में हम इनके सोर्सेज को डिवाइड करते हैं। पहला है अपना साहित्यिक स्रोत, ठीक है, और दूसरा है अपना गाइस पुरातात्विक स्रोत। अब देखिए, दोनों में अंतर समझो क्या है। साहित्यिक क्या होता है, मतलब कि लिटरेचर मींस जितनी भी बुक्स हैं, ठीक है। तो ऐसी कौन कौन सी बुक्स हैं जहां से हमें मौर्य सम्राट के या मौर्य प्रशासन के बारे में मिलता है। और पुरातात्विक का मतलब है अभिलेख। ऐसे कौन कौन से अभिलेख हैं जहां से हमें इनके बारे में, मौर्यों के बारे में जानकारी मिलती है। तो सबसे पहले गाइस कौन सा देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे अपना साहित्य के स्रोत या बुक्स के बारे में। तो चलिए नोट कर लीजिए एक एक करके सारी बुक्स। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बुक तो है कौटिल्य की। कौटिल्य, जिसको विष्णुगुप्त भी कहा जाता था। कौटिल्य जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु था। और इसकी बुक क्या है, अर्थशास्त्र। देखिए, नाम अर्थशास्त्र है लेकिन इकोनॉमी की बुक नहीं है। बुक किसकी है, पॉलिटी की बुक है। राजनीति के बारे में बताया गया है कि एक राजा को किस तरीके से शासन करना चाहिए, क्या क्या उसकी दिनचर्या होना चाहिए, सारी की सारी राजा के बारे में इसमें जानकारी दी गई है। दूसरा इंपॉर्टेंट जो है वो है मेगास्थनीज। इस मेगास्थनीज के बारे में याद रखना गाइस, भारत में आने वाला पहला राजदूत है मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज ने जो पुस्तक लिखी है उसका नाम है इंडिका। 305 में ये भारत आता है और 299 बीसी तक ये भारत में रहता है। और यहाँ पर रहकर यहाँ पर जो कुछ भी देखता है, पाटलिपुत्र में आता है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक राजदूत के रूप में। पहला राजदूत के रूप में भारत आने वाला व्यक्ति मेगास्थनीज ही है, ठीक है। और यहाँ आकर ये जो चीजें भी देखता है ना, उन चीजों का विवरण अपनी पुस्तक में करता है। हालांकि इसकी पुस्तक आज के समय उपलब्ध नहीं है, लेकिन इसके समकालीन जो राइटर थे ना, जिन्होंने इसकी पुस्तक पढ़ी थी और उसके बाद में अपनी पुस्तकों में इसके बारे में लिखा है कि मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र के बारे में ये बोला था, वो बोला था, तो उन सभी चीजों का संकलन करके इसकी पुस्तक को वापस से कंपाइल किया गया है। विशाख दत्त, और विशाख दत्त की पुस्तक कौन सी है, तो विशाख दत्त की पुस्तक है मुद्रा राक्षस। अच्छा, विशाख दत्त ने गाइस एक पुस्तक और लिखी थी। ये जो विशाख दत्त है ना, गुप्तकालीन राइटर है। ये इस समय नहीं था, ये गुप्तकालीन राइटर है। और इसने एक पुस्तक और लिखी जिसका नाम है देवी चंद्रगुप्तम। दो पुस्तक लिखी गई है इसके द्वारा, लेकिन जो देवी चंद्रगुप्त पुस्तक है ना, उससे हमें गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है, उससे हमें मौर्य काल के बारे में नहीं। और जो मुद्रा राक्षस है ना, इससे हमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा चलिए और देख लेते हैं।
एक राइटर है हेमचंद्र, जो हमने जैन धर्म में भी देखे थे ना, हेमचंद्र। और हेमचंद्र की पुस्तक याद है आपको कौन सी पढ़ी थी? परिशिष्ट पर्वन, जिसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि इसका जो अंतिम भाग है वो कौटिल्य की जीवनी कहलाता है, याद है ना। चलिए, एक जैन मुनि और थे, नाम क्या था? भद्रबाहु, जो कि कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के ये भी गुरु ही थे, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य को उधर साउथ में लेकर गए थे। क्या नाम है? भद्रबाहु। और इनकी पुस्तक का नाम है कल्पसूत्र। ठीक है, चलिए, ये तो जैन पुस्तकें हो गई। अब इसका मतलब और नहीं है क्या? और भी है गाइस। देखिए, बौद्ध देखते हैं, कहां तक? 6 तक पहुंच गए। चलिए, बौद्ध में देखते हैं दिव्यावदान। ठीक है, और दीपवंश, महावंश। ये क्या है? ये बौद्ध ग्रंथ हैं। एक और है दीर्घ निकाय, ये दीर्घ निकाय भी क्या है? बौद्ध ग्रंथ है। चलिए, इसके अलावा और भी राइटर है, जैसे कि सोमदेव। और सोमदेव की पुस्तक है कथा सरित सागर। ठीक है, एक अंतिम पुस्तक भी आप लिख लो, वो है क्षेमेंद्र। और गाइस, क्षेमेंद्र की पुस्तक है बृहद कथा मंजरी। ठीक है, तो ये वो सारी की सारी पुस्तकें हैं जिनसे हमें मौर्य सम्राट के बारे में, मौर्य प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है। अब नेक्स्ट हम क्या देखेंगे? पुरातात्विक स्रोत, या हम बात करेंगे अभिलेखों के बारे में। तो चलिए, अभिलेखों में हम देखते हैं सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य के अभिलेख। देखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक, अगर हम बात करें मौर्य सम्राटों के बारे में, तो इन दोनों के अभिलेख हमें प्राप्त होते हैं, जहां से हमें बहुत सारी जानकारी प्राप्त होती है। लेकिन इन दोनों के अलावा एक और व्यक्ति भी है, जो मौर्य सम्राट नहीं है, मौर्य काल से संबंधित नहीं है, जो कि एक देखा जाए जिसका नाम है रुद्रदामन। इस रुद्रदामन का अभिलेख है जूनागढ़ अभिलेख। सबसे पहले हम इसको ही देख लेते हैं, फिर चंद्रगुप्त मौर्य और उनको भी देखेंगे। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, इससे भी हमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। अब ये अभिलेख है कहां पर और क्या जानकारी मिलती है, क्या खास बात है? देखिए, सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट बात आप याद रखना कि ये रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है ना, संस्कृत भाषा में लिखा गया भारत का पहला अभिलेख है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, संस्कृत भाषा में लिखा गया भारत का पहला अभिलेख है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, दूसरा क्या याद रखना है, ये है कहां पर? देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य जो है, जब सम्राट बना था तो इसने कृषि व्यवस्था को उद्धरण करने के लिए एक सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। गुजरात में उर्जियंत पर्वत से 2 नदियां निकलती थी, वो हम अच्छे से भी डिस्कस करेंगे, पूरा उसका मैप बनाएंगे। सुवर्णसिक्ता, पिलासनी नदी, उन दोनों नदियों से एक नहर का निर्माण करवाया था, सुदर्शन झील। और उस झील के किनारे रुद्रदामन ने अपना अभिलेख लगवा दिया। ठीक है, क्योंकि रुद्रदामन ने भी उस झील का क्या करी थी, जब वो टूट फूट हो गई थी ना, तो उसकी मरम्मत करवाई थी, इसलिए वहां पर फिर इसने अपना अभिलेख लिखवा दिया। अब मैं इसको मौर्यकाल से इंपॉर्टेंट क्यों बता रही हूँ, क्योंकि देखिए, ये एकमात्र ऐसा अभिलेख है जिसमें हमें दादा और दादा का पोता, दादा मतलब चंद्रगुप्त और पोता मतलब अशोक, दोनों का नाम हमें एक साथ प्राप्त होता है। एकमात्र अभिलेख है जहां पर हमें 2 मौर्य सम्राटों का नाम एक साथ प्राप्त होता है। बेसिकली देखा जाए तो इस रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में हमें 4 सम्राटों के नाम प्राप्त होते हैं। भाई, 2 तो ये हो गए, ठीक है, तीसरा ये रुद्रदामन खुद। अब चौथा कौन? तो चौथा आता है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त ने भी क्या करा था, उस झील की मरम्मत करवाई थी, तो उसका उल्लेख भी हमें इसमें मिल जाता है। खैर, वो गुप्त साम्राज्य से है। अभी हमें क्या याद रखना है मौर्य साम्राज्य में, कि ये एकमात्र ऐसा अभिलेख है जहां हमें दोनों मौर्य सम्राटों का नाम एक साथ प्राप्त होता है। ठीक है, इसके अलावा और कोई अभिलेख नहीं है। चलिए, अब मैं आपको क्या बताया था
कि चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों के अभिलेख हमें प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहले तो भाई दादाजी का ही देखेंगे ना, तो चलिए दादाजी के दो अभिलेख हमें मिले हैं। कौन सा? एक है महास्थान, और ये कहां पर है? तो ये है बांग्लादेश में। कहां से मिला है? ये बांग्लादेश से प्राप्त हुआ है। और दूसरा है सोहगोरा। और ये सोगौरा कहाँ पर है? अपने उत्तर प्रदेश में है। सोगौरा कहाँ से मिला है? उत्तर प्रदेश से मिला है। इन दोनों अभिलेखों से हमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में और बेसिकली ये पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय यहाँ पर भीषण अकाल पड़ा था, और उस अकाल से बचने के लिए या उस अकाल से राहत के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी प्रजा के लिए अपना जो इनका भंडार होता है ना, उस भंडार के सारे द्वार खोल दिए थे, जिससे अपनी प्रजा को क्या कर सके? ये राहत दे सके उस अकाल से बचने के लिए। तो चंद्रगुप्त मौर्य के दो ही अभिलेख हैं, महास्थान और सोहगौरा। एग्जाम में क्वेश्चन देखो इसका क्या बनता है चंद्रगुप्त मौर्य के, कि मौर्यकालीन वो कौन सा अभिलेख है जिससे हमें उस समय के अकाल के, या देखो एक शब्द यूज हुआ है दुर्भिक्ष की जानकारी मिलती है। ये जो दुर्भिक्ष है ना, इस दुर्भिक्ष का मतलब ही अकाल होता है। तो कौन से अभिलेख हैं? देखिए या तो ये दोनों आ जाएंगे या इन दोनों में से कोई सा भी एक आ जाए, उसमें आप ऑप्शन में टिक कर देना, ठीक है। दोनों अभिलेखों से हमें अकाल के बारे में और उस अकाल के राहत कार्यों के बारे में जानकारी मिलती है। चलिए अब चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में हम किसके अभिलेख देखेंगे? अशोक के। अब देखिए अशोक के अभिलेख बहुत बोर्ड है, बहुत बड़े हैं, बहुत ज्यादा ब्रॉड है। तो उसको समझने के लिए हमने क्या करा है, कुछ पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। देखिए एक तो है शिलालेख, फिर आएंगे स्तंभ लेख, और अंतिम जो भाग है वो है गुहालेख। अब गुहालेख आप समझते हो क्या होता है? देखिए ये लोग क्या करते थे, गुफाओं पे भी लेख लिखवा दिया करते थे। जो गुफाओं में लेख लिखवाते थे ना, वो क्या कहलाते हैं? गुहालेख कहलाते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं शिलालेख। दो भागों में विभाजित किया गया है, एक तो है बृहत शिलालेख और दूसरा है लघु शिलालेख। अब जो बृहत शिलालेख है, देखिए शिलालेख, दोनों चीजों को ध्यान से समझना। शिलालेख कितने हैं? टोटल 14 हैं, ठीक है। शिलालेख कितने हैं? टोटल 14 है, लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ 8 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। मतलब क्या है? जैसे मान लो ये एक शिलालेख है, ठीक है, ये एक शिलालेख है। मैंने क्या बोला? टोटल 14 शिलालेख है, तो इस पर टोटल 14 बातें लिखी हुई हैं। ठीक है, 14 बातें लिखी हुई है। अभी बातें क्यों लिखवाते थे? देखिए अशोक, आप देखिए आज के समय पर तो इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी है, दिल्ली में बैठे हुए अपने प्राइम मिनिस्टर या अपने प्रेसिडेंट कुछ भी बात बोलते हैं, हम तक तुरंत वो खबर आ जाती है, लाइव न्यूज पहुंच जाती है हमारे पास तक। लेकिन उस समय तो ये टेक्नोलॉजी नहीं थी ना। अगर मान लो पाटलिपुत्र में बैठकर अशोक अपनी प्रजा को कोई आदेश दे रहा है, तो पाटलिपुत्र से दूर जो राज्य होगा या दूर जो क्षेत्र होगा, वहां के लोगों तक वो आदेश कैसे पहुंचेगा? हैंड टू हैंड लाइव तो करेक्शन हो नहीं सकता कि लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं पहुंच जाएगा। तो उसके लिए अशोक ने ये रास्ता निकाला था। ये रास्ता सबसे पहले अशोक ने ही निकाला था। क्या किया था कि अपनी बातों को, जिसको ये होता था ना कि मुझे ये काम अपनी जनता से करवाने हैं, ये उन चीजों को क्या करते थे? एक शिलालेख पर लिखवाते थे या स्तंभ लेख पर लिखवाते थे, और उनको जगह जगह गड़वा दिया जाता था, जिससे वहां की जनता उन आदेशों को पढ़े और उन आदेशों का पालन करे। ठीक है, तो टोटल कितनी जगहों से मिले हैं? 8 जगहों से मिले हैं। और कितने हैं? टोटल 14 है। कौन कौन सी 8 जगह है वो भी हम देखेंगे। और ये जो लघु शिलालेख है, ये कितने हैं टोटल? ये 40 हैं। ठीक है, चलिए अब स्तंभ लेख पर आते हैं। स्तंभ लेख को भी 2 भागों में बांटेंगे, एक तो है बृहत और दूसरा है लघु। लघु कितने हैं गाइस? लघु तो 5 हैं। अब बृहत कितने हैं? देखिए बृहत में अगर हम देखें, सबसे पहले हम बात करें लेख, तो लेख तो है गाइस लेख तो है गाइस 7, ठीक है, लेकिन हमें मिले कितनी जगहों से है? 6 जगहों से मिले हैं। मतलब उसी तरीके से आप ये मान लो कि 7 आज्ञाएं लिखी गई जो कि हमें 6 स्थानों से प्राप्त हुई है। ठीक है, और लघु स्तंभ लेख कितने हैं? 5। अब बात करते हैं गुहा लेखों की। तो गुहा लेख कितने हैं, मतलब कितनी गुफाओं पे हमें इनके अभिलेख मिलते हैं? तो देखिए 5 गुफाएं हैं जहां से हमें इनके बारे में अभिलेख प्राप्त
हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे, तो सबसे पहले शिलालेखों को डिस्कस करेंगे और शिलालेखों में भी हम सबसे पहले बृहत शिलालेखों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए नोट करते चलिए। नंबर 1, देखिए 2 शिलालेख ऐसे हैं जो भारत से बाहर हैं, तो सबसे पहले उन्हीं को लिखते हैं। एक तो है शाहबाजगढ़ी और दूसरा है शाहबाजगढ़ और मानसेरा। और ये दोनों कहां पर हैं, तो ये दोनों के दोनों है पाकिस्तान में। ठीक है, बाकी के जितने भी हैं वो अपने सारे के सारे भारत में हैं। चलिए नोट करते चलिए। तीसरा है गिरनार अभिलेख गुजरात का। चौथा है कालसी उत्तराखंड। चलिए नेक्स्ट नोट कीजिए 5th नंबर का एर्रागुड़ी आंध्र प्रदेश। सिक्स नंबर सोपारा महाराष्ट्र। बाकी के 2 हैं उड़ीसा में, एक है धौली और एक है जौगढ़। कहां पर है ये धौली जौगढ़, उड़ीसा में। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको क्या बताई, टोटल 14 बातें इन शिलालेखों पर लिखी गई हैं, लेकिन इसके बारे में आपको याद क्या रखनी है, टोटल 14 बातें तो लिखी हैं। अब देखिए बाकी सारी जगह सेम टू सेम है इन दोनों को छोड़कर, क्योंकि देखिए ये कहाँ पर बताए हैं मैंने, उड़ीसा में। अब देखिए अशोक जो है, अशोक ने कलिंग युद्ध किया था, जानते हैं ना, हम सब सुना हुआ है कलिंग युद्ध के बारे में कि अशोक ने कलिंग युद्ध किया था और कलिंग युद्ध के बाद में ही इसने क्या करा था, बौद्ध धर्म स्वीकार करा था। चलिए उस पॉइंट पे बाद में आएंगे, अभी सिर्फ इतना देखते हैं कि अशोक ने कलिंग युद्ध करा था और कलिंग कहाँ पर पड़ता है, उड़ीसा में पड़ता है। ठीक है, और ये जो अशोक का 13वें नंबर का शिलालेख है ना, वो कलिंग युद्ध के बारे में जानकारी देता है। अशोक का जो 13वें नंबर का शिलालेख है वो कलिंग युद्ध के बारे में जानकारी देता है। अब आप खुद इमेजिन करो कि उड़ीसा के लोगों को अगर ये पता चले कि हमारे सम्राट ने किसी समय हमारे यहाँ पर इतना ज्यादा खून खराबा किया था, तो क्या सम्राट के लिए उनके मन में कुछ रिस्पेक्ट बचेगी? नहीं बचेगी ना। इसी वजह से जो 13वें नंबर का शिलालेख है वो यहाँ दोनों जगह नहीं मिलता है। उड़ीसा के जो शिलालेख है धौली और जौगढ़, दोनों पर ये शिलालेख नहीं मिलता है, बल्कि इसकी जगह हमें एक अलग मिलता है जिसको क्या बोलता गया है, 2 शिलालेख मिलते हैं जो है 2 पृथक शिलालेख। मतलब कुछ अलग बातें इन दोनों पृथक शिलालेखों पर लिखी गई हैं। अब क्या अलग बातें लिखी गई हैं, देखिए ये जो 2 पृथक शिलालेख हैं, इनमें अशोक ने अपनी पूरी की पूरी जनता को पुत्रवत बताया है। मतलब ये कहा है कि जिस तरीके से मैं अपने पुत्रों का लालन पालन करता हूँ, उसी तरीके से ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरी ड्यूटी है कि मैं अपनी प्रजा का भी लालन पालन करूँ। तो एग्जाम में क्या क्वेश्चन आया है कि वो कौन सा शिलालेख है जिसमें अशोक ने अपनी प्रजा को अपने पुत्रवत बताया है। तो कौन सा शिलालेख है, ये पृथक शिलालेख हैं जो कहाँ से मिलते हैं हमें, धौली और जौगढ़, जो कहाँ पर है, उड़ीसा में है। चलिए इसके बाद में हम देखेंगे लघु शिलालेख। चलिए अब बृहद शिलालेखों के बाद में क्या बताया मैंने, लघु शिलालेख। तो चलो नोट कर लीजिए, लघु शिलालेख टोटल 40 बताए गाइज, है ना, लेकिन 40 के 40 थोड़ी ना याद करेंगे, याद कौन से करेंगे, जो एग्जाम में आते हैं। चलो लिखो, सबसे पहला है मास्की, दूसरा है उदयगोलम, तीसरा है निट्टूर, और आखिरी है गुर्जरा। ठीक है, ये 4 याद रखने, इसके अलावा और कोई सा याद नहीं रखना। देखिए ये जो तीनों है, आप तीनों नोट कर लो, कहां पर है, कर्नाटक में है। और ये जो चौथा है ये कहां पर है, ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, अब ये चारों ही क्यों याद रखनी है, तो देखो ये चारों आपको इसलिए याद रखनी है कि ये जो है ना, इसमें हमें अशोक का व्यक्तिगत नाम प्राप्त होता है। भाई देखो कहीं भी बाकी के जितने भी शिलालेख या जितने भी स्तंभ लेख हैं,
वहां पर हमें अशोक का व्यक्तिगत नाम प्राप्त नहीं होता है, मतलब कहीं ऐसा नहीं लिखा गया कि ये अशोक ने लिखवाया है। अब जैसे अशोक की बहुत सारी उपाधियां थी, जैसे देवानाम प्रिय है, तिस्य है, ये उपाधियां जो थी ना, उन उपाधियों का वर्णन यहाँ पर किया गया है। अब एक बात याद रखना कि ये जो देवानाम प्रिय की उपाधि थी ना अशोक की, यहाँ लिखते हैं इसको, देवानाम प्रिय। इस देवानाम प्रिय का मतलब क्या होता है, जो देवताओं को प्रिय हो। तो ये जो उपाधि थी ना, इसके देखा देखा इसका समकालीन राजा था श्रीलंका का, और जिसका नाम था तिस। उस तिस ने भी ये उपाधि धारण कर रखी थी। तो जब सबसे पहले इस अभिलेखों को पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने, और जेम्स प्रिंसेप ने जब सबसे पहले इन अभिलेखों को पढ़ा था ना, तो उसको ये कंफ्यूजन हो गया था कि ये सम्राट अशोक के अभिलेख हैं या श्रीलंका के राजा के अभिलेख हैं। लेकिन जब उसने ये मास्की और ये चारों अभिलेख पढ़े हैं ना, तब सारी की सारी बातें क्लियर हो गई कि भैया ये किसी श्रीलंका के राजा के अभिलेख नहीं है, ये तो भारत का ही सम्राट है अशोक, और अशोक के सारे अभिलेख हैं। तो ये 4 आपको याद रखने हैं लघु शिलालेखों में, बाकी के याद कोई सा भी नहीं रखना है। नेक्स्ट क्लास में हम गाइस डिस्कस करेंगे स्तंभ लेखों के बारे में।